हेलो एवरीवन। CSIR नेट जून 2023 का पेपर हम सॉल्व करे थे। उसमें हमने पार्ट बी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट सी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली पार्ट सी में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। रिएजेंट से आपने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, रिएक्टेंट लेना है, उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है और गिवन इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलते हैं कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट आपके पास रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहता है पार्ट सी के पोर्शन में। ओके, तो पार्ट सी के लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो हमारे पास कुछ असर्शंस यहाँ पर दी गई है और ये किसके रिगार्डिंग है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की मैकेनिज्म होती है उसके रिगार्डिंग ये असर्शंस हमारे पास दी गई है। तो आइए इन असर्शंस को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर गिवन आपके पास 4 असर्शंस दी गई है। फर्स्ट है, एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम रिडक्टेंट इन ऑक्सीडेंट with the coordination shells or spheres of each staying intact। ठीक है, तो आपने बताना है क्या ये जो आपके पास assertions दी गई है ये राइट है या नहीं है। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है कि कौन कौन सी रहेगी, ए रहेगी, बी रहेगी, सी या डी। ठीक है, या कौन कौन सी इसमें आपके पास गिवन assertions करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ओके, तो इन असर्शंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके मैकेनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमें ये नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पहली असर्शन पढ़ी तो हमें यहाँ से पता चला कि जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कब होंगे, इट हैपन्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और शेयरिंग ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द reductant and oxidant, meaning their coordination pair remain intact, which means this statement is right। ठीक है, सेकंड है, इन inner sphere mechanism the reductant and oxidant share a ligand in the inner or primary coordination sphere which assist in electron being transferred। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े, जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों ये आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी, उसी प्रकार इसमें भी सेम चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ये ट्रांसफ़र होंगे अकर थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा ये आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे बिटवीन द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, एसेंशियली फॉर्मिंग अ टेम्परेरी बॉन्ड बिटवीन देम, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ओके, उसी प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट है, इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड ऑक्सीडेंट पोजेसेस एट लीस्ट वन ligand capable of binding simultaneously of the two metal ions। This statement is also correct। For an inner sphere mechanism to occur, the oxidant needs to have a ligand that can bind to both metal ions involved in the electron transfer, which means this statement is also correct in this case। Okay, last statement है, in inner sphere mechanism ligands of reductant and substitutionally inert। तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में लिगेंड आपके पास रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे एंड वो सब्सटीट्यूशनली इनर्ट रहेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें कही गई है जो कि आपके पास गलत स्टेटमेंट है। आपकी इनर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है, लिगेंड ऑफ रिडक्टेंट नीड्स टू बी लाइएबल, मीन्स कैपेबल ऑफ सब्सटीट्यूशन उनके पास होनी चाहिए प्रेजेंट, टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड विद द ऑक्सीडेंट, विच मीन्स ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये राइट नहीं है। तो अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए राइट स्टेटमेंट रहेगी। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से रिलेटेड और यहाँ पे गिवन जो आपके पास असर्शंस दी गई थी उस पर से हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। ए बी सी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपके पास ये है 1 2 3। ओके, ये 3 स्टेटमेंट आपके पास राइट है एंड दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, सिम क्यूबिन D2 द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज गिवन बिलो, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है, इज अ बायसब्स्टिट्यूटेड आइसोटोपोमर ऑफ क्यूबिन where 2 hydrogen are substituted by deuterium। द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, तो बेसिकली आपने फोकस कहाँ पर करना है, क्वेश्चन में आपके पास ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये खाली आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, सिम क्यूबिन D2
का हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिया है। दिस इज सिम क्यूबेन D2 स्ट्रक्चर, राइट। एंड इसमें आपके पास बाई सब्सटीट्यूटेड आइसोटोपोमर प्रेजेंट होते हैं क्यूबेन के, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होते हैं बाय द ड्यूटेरियम। ओके, तो हमने बताना है इस गिवन कंपाउंड का पॉइंट ग्रुप क्या रहेगा जो आपके पास गिवन ये मॉलिक्यूल दिया गया है। जैसे कि अभी मालूम है कि जो आपके पास सिम क्यूबेन D2 है, एक ड्यूटेरेटेड आइसोटोपोमर है क्यूबेन का, और इसकी जो सिमेट्री होगी वो रहेगी आपके पास D3D सिमेट्री। इट इज़ पार्शली ड्यूरेटेड मॉलिक्यूल। ओके, तो क्यूबेन के जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, कुछ यहाँ पर आपसे तो पूछा गया था डायरेक्टली, हमें पता है कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर दिस वन 2। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पॉइंट ग्रुप पूछा जाए क्यूबेन का, राइट। अभी तो आपके पास सिम क्यूबेन D2 पूछा गया था, अगर क्यूबेन का पूछा, जिसका क्यूबेन D1 का पूछ लिया पॉइंट ग्रुप, तो उसका होता है C3V। और क्यूबेन आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, क्यूब की तरह होता है। तो ये हो गया क्यूबेन, ठीक है, और इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। और इसकी जो 4 फॉर्म है बेसिकली ये सेवरल ड्यूटेरेटेड आइसोटोपोमर में इंक्लूड होते हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसके टाइप वो है, सबसे पहले क्यूबेन, सेकंड था आपके पास सिम क्यूबेन, उसका है आपके पास पॉइंट ग्रुप D3D, एंड उसके बाद है आपके पास सिम क्यूबेन D6। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये था D3, अब है सिम क्यूबेन D6। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो है D3D अगेन। एंड अगर हम सिंपली क्यूबेन 8 की बात करें, हम लेते हैं क्यूबेन 8, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो आपके पास है OH। ठीक है, तो क्यूबेन D1 का पॉइंट ग्रुप हो गया आपके पास C3V, एंड सिम क्यूबेन D2 का हो गया आपके पास D3D, एंड सिम क्यूबेन D6 का हो गया D3D अगेन, और लास्टली क्यूबेन D8 का आपके पास पॉइंट ग्रुप हो गया OH। ओके, तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। जैसे यहाँ पे सिम क्यूबेन D2 का पॉइंट ग्रुप यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D3D है, और बाकी भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप इसमें रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की यहाँ पर बात की गई है, और एंड वी नो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड ऑन द पीरियोडिक टेबल, right? Removing an electron from a more stable electronic configuration require more energy, right? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यहाँ पर बात पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपके पास आएगा नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन बोरोन, एंड बोरोन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। ओके, तो ये इसका रहेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। When removing a second electron, the stability of the resulting cation plays a significant role. Right? Nitrogen has a particularly stable half-filled p orbital configuration, making it harder to remove a second electron compared to the other elements listed. So hence why its right answer is N is greater than B, B is greater than C, and C is greater than BA. Right? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द यूरोपियम 3 पॉजिटिव आयन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 63, एंड इसको डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड इन दी 1901, 1921 में इस EU3 पॉजिटिव की खोज की गई थी। ठीक है, सॉरी, यूरोपियम की खोज की थी। ये तो उसके साथ चार्ज दिए गए कि 3 पॉजिटिव इसके साथ आयंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फॉर EU3 पॉजिटिव द हायर एनर्जी स्टेट कौन कौन सी रहती है, F1 एंड F27, ये होती है इसमें हायर एनर्जी स्टेट्स EU3 पॉजिटिव के केस में, पॉपुलेटेड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर टू द कैलकुलेटेड वैल्यूज, राइट। सो गिवन क्वेश्चन आपके पास EU3 पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो हमने बताना है हमारे पास 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास रहेगी। ओके, तो फर्स्ट है द कैलकुलेटेड एंड द एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इन द अरेंजमेंट विद ईच अदर, ये ईच हो गया, EACH है ईच अदर। ओके, फर्स्ट ये है। सेकंड है
The higher energy states F17 and F27 are populated and increase the absorbed magnetic field. जैसे कि हमने आपको बताया, अभी हमने अपनी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि EU3 पॉजिटिव में आपके पास दो स्टेट देखने को मिलती है जो कि ये दोनों थी, ठीक है। तो मीन्स ये वाली स्टेटमेंट तो आपके पास राइट होगी। थर्ड है द 4f ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड। लास्ट है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज F07। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास बी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर 4 आपकी इसमें राइट रहेगी, विच मीन्स EU3 पॉजिटिव में जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है वो रहेगा F07 और जो इसके पास हाई एनर्जी स्टेट टर्म्स होती है, स्टेट्स होती है, वो है F17 एंड F27। सो जब हमने डाटा को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपके पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड रिलेटेड स्टेटमेंट्स। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर दो स्कीम्स दी गई है और इसको हमने रिलेट करना है जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स है उनके साथ, ठीक है। और इन स्टेटमेंट्स में से हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी जो यहाँ पर गिवन है ऑप्शंस, ठीक है। ये हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास BRF दिया गया है, BRF में हमने क्या लगाया, डिस्प्रोपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और आपके पास बन गया BR2 + x। तो ये x आपके पास टी शेप ज्योमेट्री का यहाँ पर कुछ बना है, हमें नहीं मालूम है कि ये क्या है, ठीक है। और दूसरा सेल्फ आयनाइजेशन जब इस x की होगी, जो टी शेप मॉलिक्यूल ज्योमेट्री हमारे पास मिली है, ये आपके पास y एंड z बना देते हैं, कैटायन एंड एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये x यहाँ पर क्या है। पहला हमारे पास ये दायित्व होता है इधर इस क्वेश्चन में। तो दिस इज BRF3, तो ये क्या हो गया BRF3, ये आपके पास होगा। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें BRF3 की, तो ये भी होती है टी शेप ज्योमेट्री BRF3 की, ओके। टी शेप ज्योमेट्री है, ओके। टी शेप ज्योमेट्री क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, मेकिंग इट अ गुड कैंडिडेट फॉर अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। sp3d आपके पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, विच मीन्स ये आपके पास एक गुड नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, विच मीन्स स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। पहले हमने ये पता किया जब हमने इस एक्स की आइडेंटिफिकेशन की कि एक्स क्या है, ठीक है। तो अगर आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3BRF कर देंगे, ठीक है। 3 ब्रोमीन है आपके पास, 2 ब्रोमीन यहाँ पे कवर हो गए BR2, 1 ब्रोमीन ये हो गए टोटल 3, ठीक है। और F आपके पास आते हैं फिर 3, तो F भी होगी 3। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन करनी आती है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं भी आती तो मैंने बता दिया कि ये BRF3 कैसे आया, ओके। फिर हमने इस BRF3 की क्या करनी है, सेल्फ आयोनाइजेशन करनी है। व्हेन BRF3 इट सेल्फ आयोनाइज विच मीन्स इट itself doing its self ionization, it forms BRF2 पॉजिटिव एंड BRF4 नेगेटिव एनाइन, ठीक है। मीन्स ये BRF2 पॉजिटिव एक कैटायन बनाएगा जो कि आपके पास Y है, और Z आपके पास क्या होगा BRF4 नेगेटिव जो कि एनाइन बनाएगा। तो अब इसको देखते हैं कि X की फॉर्मेशन हमने कैसे की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया BRF3 जो आपके पास यहाँ पर X बना था टी शेप ज्योमेट्री का, और इससे हमारे पास ये बन गया Y और ये बन गया Z, ठीक है। Y एंड Z हमने बता दिए। ये आपके पास क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एनायन है नेगेटिव, विच मीन्स एनायन, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको बैलेंस इक्वेशन को। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे हम 2, 2 BR है तो 1 2, 2 ब्रोमीन हो गए कंप्लीट, एंड आपके पास 3 2 6 हो गए, ओके। तो मीन्स 2 और 4 हो गए 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, विच मीन्स आपकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बैलेंस्ड ये इक्वेशन बन गई, ओके। अब हम जो हमारे पास दी गई यहाँ पर गिवन ABCD स्टेटमेंट की कौन सी स्टेटमेंट राइट है, इनको देखते हैं अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक किया। तो सबसे पहले तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमने एनालाइज करना है डाटा। पहली हमारे पास स्टेटमेंट थी X, Y एंड Z हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, हमने ये देखना है। बोथ Y एंड Z
हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पर ये है, एक्स ये है, वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो वाई एंड जेड के तो आपके पास सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर इनके सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच मीन्स एक्स की भी आपके पास सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स यहाँ पर टोटल आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमने दिखाया था ब्रोमीन में। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रोमीन विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास y हैज़ अ बेंट शेप। y की शेप कैसी है आपके पास, बेंट शेप है, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। y की कैसी शेप है, बेंट। बेंट शेप इस टाइप की होती है या फिर इस टाइप की भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी y की बेंट शेप। ओके, थर्ड है z इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ टेट्राहेड्रल शेप, जो कि आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। लास्ट है एक्स इज यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि हमने पहले देख दिया था कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह रहेगा। ठीक है, गुड, इसके पास एक कैंडिडेट ये साबित होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी होगी ए, बी एंड डी ओनली। अब आप बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट कैसे गलत थी, तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती है और ना ही ये शेप आपके पास टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, Br F4 नेगेटिव था आपके पास, Z जो आपके पास बना था एनाइन। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Sp2Fe, C2PNi एंड C2PCO कॉम्प्लेक्सेस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं Cp2Fe। ठीक है, आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ D6 कन्फिग्रेशन। जो आपके पास Cp2Fe है, इसमें जो ये आयरन है इसकी क्या है, D6 कन्फिग्रेशन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो आपके पास Cp लिगेंड है, इसकी क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर होने के कारण इस आयरन की आपके पास D6 कन्फिग्रेशन आती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स इसके पास होंगे अपने जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर पूछे गए थे। दैट मीन्स Cp2Fe का आपके पास होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, या तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक स्टेटमेंट आपके पास राइट रहेगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन इन तीनों के बीच है। अब देखते हैं सेकेंड Cp2Ni। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास निकल है, निकल की आपके पास होती है D8 कन्फिग्रेशन। D8 कन्फिग्रेशन है मीन्स इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि D2 अगर आपके पास कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है, D7 है, D8 है, D6 है, ये जो कन्फिग्रेशन है इनके स्पेसिफिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ दिए गए होते हैं। आप इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वाला जो चैप्टर है मास्टरी के कोर्सेज में, वहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं, या फिर कोरिलेशन डायग्राम्स होंगे, ऑर्गल डायग्राम्स होंगे, उसमें भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर D8 है तो इसके लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, निकल के आपके पास D8 कन्फिग्रेशन है। सिमिलरली कोबाल्ट आप यहाँ पे लीजिए, कोबाल्ट के पास होती है D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, विच मीन्स इसके पास होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो आना चाहिए 0, 2 एंड 1। इसकी थी आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें थे आपके पास 2 और इसके पास था 1, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आना चाहिए 2, और इसका एग्जैक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर 2 ही। ओके, तो इसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो मास्टर के कोर्सेज है उसमें इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग H CHB11 Cl11 R। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है जो आपके पास ये गिवन कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है। इट्स कॉन्जुगेट बेस इज अ नॉन कोऑर्डिनेटिंग एनाइन, ये हैज़ अ स्टेबल आइसोहेड्रल ज्योमेट्री, इट इज सुपर एसिड, इट कैन प्रोटोनेट फ्लोरीन एंड बेंजीन। तो करेक्ट आपने यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है।
तो सबसे पहले तो हमें इस मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। Its conjugate bases are non-coordinating anion. This is true because the large highly symmetrical जो आपके पास ये है CH(Bl)(Cl)11 anion interact very weakly with other anion, making it a non-coordinating anion, which means this statement is correct. Second statement यहाँ पर है the CH(B11Cl)11 negative has a stable icosahedral geometry, तो icosahedral geometry इसकी होगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द स्ट्रक्चर ऑफ जो आपके पास ये एनायन दिया गया है इज इंडीड आइकोसाहेड्रल, ओके, आइकोसाहेड्रल है ये, विच इज़ वेरी स्टेबल ज्योमेट्री, ओके, इसकी स्टेबल ज्योमेट्री होगी, राइट। थर्ड है इट इज़ सुपर एसिड, कंसिडरिंग एज अ सुपर एसिड ड्यू टू द extreme stability of its conjugate base, allowing it to readily donate a proton, which means it is a super acid. Last है it can protonate fluorine and benzene. It is also correct because of its high acidity. It can protonate even relatively stable molecules like benzene and fluorine etc. So जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर है ABCD, मीन्स चारों के चारों आपके पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पार्ट सी के जो कि हमने इस लेक्चर में कवर किए, ओके। बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।